हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं 10 CBSE बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज लाइफ प्रोसेस। व्हाट एग्जैक्टली लाइफ प्रोसेस, ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है। फर्स्टली वी विल कम टू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लाइफ प्रोसेस। हम लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो ये लाइफ प्रोसेस कहने का मतलब है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं उनके सर्वाइवल के लिए, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वी कैन से ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी दैट आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। जो मेजर लाइफ प्रोसेस होते हैं वो मेजर लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, सर्कुलेशन। लेकिन अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन का मतलब फूड को इनटेक करना, रेस्पायरेशन फूड से एनर्जी प्रोवाइड करना, फूड से एनर्जी डिराइव करना, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स तरह तरह के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, CO2 होता है, ऑक्सीजन होता है, ये बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक क्या करना होता है कि उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है। प्लांट्स में भी हम लोग क्या करते हैं कि प्लांट्स में भी वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसके बाद एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन का मीन्स होता है कि बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना। और इसके बाद है सर्कुलेशन। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को जो मेन पढ़ना है वह 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। और ये जो 4 लाइफ प्रोसेस है जिसमें सबसे फर्स्ट है उसको कहा जाता है न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन। तो बच्चे फर्स्टली वी विल कम टू नो अबाउट द न्यूट्रिशन। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन का तो न्यूट्रिशन में अगर हम जैसे ही बात करते हैं तो ये मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड को कहा जाता है। न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरे को हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। लेकिन फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। व्हाट एग्जैक्टली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स, इसका मीन्स क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का तो ऑटो का मीन्स सेल्फ होता है और ट्रॉपिक का मीन्स होता है न्यूट्रिशन। मीन्स सेल्फ फूड सिंथेसाइजर को कहा जाता है। मीन्स द मोड ऑफ टेकिंग फूड, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। और बस एक चीज मैं इसमें और बता दूं कि जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड को खुद बनाते हैं उस ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है या फिर हम उसको प्रोड्यूसर भी कहते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज हम लोगों को देखना है। यहाँ पे हम लोगों को यही पढ़ना है कि ऑटोट्रॉप्स के बारे में हम लोगों ने देखा और ऑटोट्रॉप्स के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप और दूसरे को कहा जाता है केमो ऑटोट्रॉप्स। अगर हम बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स का तो फोटो का मीन्स होता है लाइट और ट्रॉप्स का मीन्स होता है न्यूट्रिशन। मीन्स कहने का मतलब है कि जो ऑर्गेनिजम्स लाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन खुद से बनाते हैं उनको फोटो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। लेकिन अगर हम केमो ऑटोट्रॉप्स की बात करते हैं तो केमो ऑटोट्रॉप्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। जैसे हम बात करेंगे सल्फर बैक्टीरिया का या फिर बात करते हैं हम आयरन बैक्टीरिया का। तो ये सब क्या करते हैं, कुछ बेसिक केमिकल्स को ब्रेक डाउन करके और अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं। तो खैर हम लोगों को ये सब चीज़ इसमें पढ़ना नहीं है, लेकिन हम जिक्र कर लिए इस चीज़ों को। हमको मेन जो फोकस करना है ऑटोट्रॉपी का वो ग्रीन प्लांट्स के बारे में करना है और ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोगों को बात करना है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि ग्रीन प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्रीन प्लांट्स भी एक तरह का लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है जो कि अपना फूड का सिंथेसिस खुद से करता है, यानी कि अपना भोजन खुद से बनाता है। और इस ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं या इसी ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम दूसरी चीज़ बात करते हैं कि ग्रीन प्लांट्स का हमको मेन जो पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करेंगे तो ये फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से प्लांट्स के अंदर फूड का मैन्युफैक्चरिंग होता है उस
फूड मेकिंग प्रोसेस को ही कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। इसमें होता क्या है कि कुछ बेसिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, कुछ बेसिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये प्लांट्स है, प्लांट्स क्या करते हैं, सॉइल से H2O एब्जॉर्ब करते हैं, मीन्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि प्लांट्स के रूट्स में जाइलम टिश्यू पाया जाता है जिसका काम होता है वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, कंडक्शन करना। तो प्लांट्स को सॉइल से ये क्या मिलता है, H2O मिलता है, एयर से इनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है जो कि स्टोमाटा के थ्रू ये प्लांट्स के अंदर में जाता है। और इसके बाद ये दोनों इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि दो इनऑर्गेनिक केमिकल्स के प्रेजेंस में प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और प्लस में सन से सनलाइट उनको मिलता है जो कि प्लांट के लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होती है, जो कि करता क्या है कि वो सन के लाइट को ट्रैप कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो इनऑर्गेनिक केमिकल्स मिले, सॉइल से H2O मिला, एयर से CO2 मिला जो कि कार्बन स्टोमाटा के थ्रू इंटर करता है। और जब ये सब बेसिक रॉ मटेरियल्स एक प्लांट्स को जब मिल जाते हैं तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का रोल परफॉर्म होता है, यानी कि ये प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें मैंने लिखा भी है कि द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स कहने का मतलब है कि जिसका ताल्लुक हमारे बॉडी से नहीं होता है। यहाँ पे H2O की बात करते हैं, CO2, ये दोनों इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। लाइक H2O और CO2 मैंने यहाँ पे जिक्र भी किया है डायग्राम में, इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में जब ये दोनों इनऑर्गेनिक केमिकल्स ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं, दैट इज ग्लूकोज, तो ये दोनों के यूज से जब ये फॉर्मेशन होता है तब जाकर के प्लांट्स में वो ग्लूकोज के रूप में एक्ट करता है और प्लांट्स की बॉडी में उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और यहाँ पे मैंने शो भी किया है कि एक प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए इसमें कुछ मेजर इवेंट्स टेक प्लेस होते हैं। मेजर इवेंट्स कहने का मतलब है जिसको हम लोग कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस से पहले मैंने शो किया है, यहाँ पे मैंने इक्वेशन को शो किया है, CO2 दैट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, मैंने इस चीज को बैलेंस कर दिया है। CO2 प्लस H2O, सन से सनलाइट मिल रहा है जिसको ट्रैप कौन कर रहा है, यहाँ पे क्लोरोफिल। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम क्लोरोफिल का केमिकल फार्मूला भी लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्लोरोफिल का केमिकल फार्मूला, क्लोरोफिल का केमिकल फार्मूला की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं C55H72। मैं बात कर रहा था, यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि अगर हम क्लोरोफिल की अगर बात करते हैं तो क्लोरोफिल का केमिकल फार्मूला हम लिख सकते हैं C55H72O5N4Mg। ये क्या है, ये क्लोरोफिल का केमिकल फार्मूला है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या था, यहाँ पे ये सब रिएक्टेंट्स है जो कि प्लांट्स को मिलता है। और जब ये सारे रॉ मटेरियल्स, बेसिक रॉ मटेरियल्स जब प्लांट्स को मिल जाता है तो प्लांट्स में ग्लूकोज बनता है, इसके बाद H2O निकलते हैं, यहाँ से रिलीज होता है और O2 गैस निकलते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक फोटोसिंथेसिस को होने के लिए मेजर इवेंट्स होते हैं। और बच्चे मैं मेजर इवेंट्स के बारे में अगर बात करूँ तो इसमें कुछ जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें सबसे फर्स्ट स्टेप्स है जिसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, यानी कि सनलाइट के द्वारा, सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सेकंड चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड है कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो है वह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का हाइड्रोलाइसिस कैसे होता है तो बच्चे यहाँ पे हम शो कर सकते हैं, यहाँ पे कि यहाँ पे H2O है, सन के लाइट के प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। थर्ड चीज़ों की अगर हम बात करते हैं, रिडक्शन ऑफ CO2, यहाँ पे है रिडक्शन ऑफ CO2। रिडक्शन ऑफ CO2 कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन ब्रेक डाउन हुआ है, ये हाइड्रोजन इस CO2 के साथ, यानी कि ये हाइड्रोजन जो है ये H2 CO2 के साथ जब कंबाइंड होता है तो इसे
फूड का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं C6H12O6 कहा जाता है। तो बच्चे व्हाट एग्जैक्टली रिडक्शन मीन्स, ये रिडक्शन का मीन्स क्या होता है? तो अगर हम बात करते हैं रिडक्शन का, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दो टर्म्स होते हैं। अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का रिमूवल होता है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है। लेकिन हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। लेकिन यहाँ पे इसका रिडक्शन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि क्या था कि यहाँ पे CO2 का क्या हो रहा था? रिडक्शन हो रहा था, यानी कि H2 का इसमें CO2 में एडिशन हो रहा था। और अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। तो ये चीज़ था बच्चे, एक फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए सब मेजर इवेंट्स हैं जो कि एक प्लांट्स में होता है। अब बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम लोग सोच भी रहे होंगे कि बहुत ही ये कितना लेंदी है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ही जटिल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, तो हेटेरोट्रॉपिक दो टर्म से मिलकर के बना हुआ होता है, हेटेरो प्लस ट्रॉपिक। हेटेरो का मीन्स होता है अदर, ट्रॉपिक का मीन्स होता है न्यूट्रिशन। तो अगर हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, तो इसको सिंपली हम जानते हैं डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, यानी कि heterotrophic mode of nutrition is that mode of nutrition in which an organisms depend on other organisms for food। अब हम लोग बात करेंगे कि जनरली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है कि मम्मी तो किचन में खाना बनाती है तो मम्मी भी ऑटोट्रॉफ होगी। हम लोगों ने प्रीवियस अति में पढ़ा था, प्रीवियस टॉपिक में। लेकिन नहीं, मम्मी किचन में खाना बनाती है फिर भी वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होगी, क्योंकि वैसे मम्मी को भी रॉ मटेरियल्स के लिए दूसरे के ऊपर में डिपेंड करना होता है, वो भी निर्भर होती है, उसको रॉ मटेरियल्स मिलेगा तब जाकर के वो खाना बनाती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हेटेरोट्रॉफ्स की। अगर बात करते हैं तो हेटेरोट्रॉफ्स आर दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ऑन फूड, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन नहीं बनाते हैं उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। और बच्चे हेटेरोट्रॉफ्स में हमको जो मेन पढ़ना है वो है ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन हम लोग इसको बहुत ही ट्रिकी से, बहुत ही स्टाइलिश वे में इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये स्टार्टिंग जो होता है ये इंजेक्शन से होता है। हम लोग करते क्या है कि फूड पार्टिकल्स को हम लोग उठा करके और अपने हाथों से माउथ में रखते हैं, जिसको हम लोग इंजेक्शन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड आवर माउथ इज कॉल्ड इंजेक्शन। दूसरी चीज़ है कि जब हम लोग फूड को उठा करके अपने माउथ में रखते हैं तो माउथ में जो स्पेस होता है, जो खाली जगह होते हैं, उसको कहा जाता है बकल कैविटी, या उसको माउथ कैविटी भी कहा जाता है। इसी बकल कैविटी को माउथ कैविटी भी कहते हैं, या फिर इसी को ओरल कैविटी भी कहा जाता है। तो फूड क्या होता है कि फूड यहाँ पे हम माउथ में लिए, माउथ में जैसे ही फूड को लेते हैं तो माउथ में टीथ पाया जाता है, दांत होते हैं। टीथ 4 होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स। अलग अलग टीथ का अलग अलग फंक्शन होता है। किसी का कटिंग एंड बाइटिंग का होता है, किसी का टीयरिंग होता है, किसी का ग्राइंडिंग होता है, किसी का च्यूइंग होता है। तो हर टीथ का अपना अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग रोल होता है। तो फूड को जैसे ही हम अपने माउथ में प्लेस करते हैं तो हमारे माउथ के दोनों साइड में, यानी कि चीक के दोनों साइड में, यानी कि गाल के दोनों साइड में सलेवरी ग्लैंड पाया जाता है। और इस सलेवरी ग्लैंड से सैलिवा का सेक्रेशन होता है, और उस सैलिवे में एक खास तरह की स्पेशल एंजाइम पाई जाती है जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। और ये सैलिवरी एमाइलेज उस फूड के साथ मिक्स होता है। फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको कन्वर्ट्स कर देता है ग्लूकोज में,
स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, और फिर जैसे ही यहाँ पे फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, मैस्ड हो जाता है, और उस मैस्ड फूड को हम बोलस कहते हैं, उसको बोलस कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है कि टंग्स होते हैं, टंग उसको क्या करता है, मिक्स कर देता है और उस फूड पार्टिकल्स को यानी कि बोलस को पुश्ड करता है, और पुश करने के बाद ये ऑयसोफेगस से होते हुए क्या होता है, वो आता है स्टोमक तक। ये स्टोमक तक आएगा। अगर हम बात करते हैं कैसे आ जाता है, तो वैसे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से फूड चलता है तो ऑयसोफेगस के वॉल पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ऐसा नहीं है कि इसके वॉल में कोई मोटर लगा हुआ है, कि मोटर कहने का मतलब है कि यहाँ पे मोटर है और इसको फट से भोजन को खींच लिया, ऐसा नहीं होता है। इसके फूड पाइप के वॉल पे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसको कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, या उसको पेरिस्टाल्टी कहा जाता है। मैंने यहाँ पे अभी लिखा भी है कि फूड इज पास्ड अहेड बाय पेरिस्टाल्सिस। फूड जो है वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट से यहाँ से पास होता है और सीधा जो भोजन है वह स्टोमक तक आता है। तो जैसे ही भोजन ये स्टोमक तक आ जाता है तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो भोजन स्टोमक तक आ गया तो स्टोमक के वॉल पे, इसके वॉल पे पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। मैंने यहाँ पे बात भी किया है कि स्टोमक के वॉल पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिससे गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। और बच्चे अगर पूछा जाएगा कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं जो कि स्टोमक के वॉल पे पाया जाता है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स नंबर में 3 होते हैं। 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि अलग अलग सेल से बने हुए होते हैं, और अलग अलग सेल जो होता है अलग अलग गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं उस गैस्ट्रिक जूस में एसियल है, पेप्सिन है, रेनिन है, म्यूकस है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि एसीएल का क्या रोल होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एसीएल का, तो एसीएल की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होती है स्टोमक में। एसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एसीएल स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये एसीएल का क्या काम होता है, एसीएल का काम होता है फूड को एसिडिक करना, फूड को एसिडिक बनाना। फूड को एसिडिक क्यों बनाता है, जब तक जो फूड स्टोमक के अंदर में आया है जब तक कि वह फूड एसिडिक नहीं बनेगा तब तक प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन नामक एंजाइम्स जो है वह एक्ट नहीं करेगा, और वह फिर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं करा पाएगा। तो प्रोटीन को एक्ट यानी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कराने के लिए, पेप्सिन को एक्ट करने के लिए एसीएल जो है उस फूड को एसिडिक बनाता है। पहला फंक्शन है एसीएल का, वह फूड को एसिडिक बनाता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं तो फूड पार्टिकल्स, जो भी हम लोग फूड पार्टिकल्स लेते हैं उस फूड पार्टिकल्स के अंदर साथ जो भी पैथोजेंस इंटर कर जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उस पैथोजेंस को भी यह मारने का काम यानी कि किल करने का काम करता है। तो ये दो फंक्शन, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन था, दो इंपॉर्टेंट रोल था एसीएल का। अब हम बात करते हैं पेप्सिन का। तो पेप्सिन की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। पेप्सिन का रोल होता है, ये प्रोटीन के डाइजेशन में इसकी अहम रोल होती है। इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के डाइजेशन में इसकी रोल होती है। थर्ड वन है, उसको म्यूकस कहा जाता है। म्यूकस की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे म्यूकस की भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होती है, जो कि इसका सेक्रेशन म्यूकस सेल के द्वारा होता है या गॉबलेट सेल के द्वारा होता है, जो कि स्टोमक में पाया जाता है। और ये म्यूकस क्या करता है कि स्टोमक का जो इनर का जो लाइनिंग होता है, ये इनर वाले लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। स्टोमक का जो इनर का जो लाइनिंग है, इस इनर लाइनिंग को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। उसको कवर, एक तरह की कवच होता है जो कि उसको कवर करके रखता है। क्योंकि ऐसा हम लोग कह सकते हैं या हम लोग जानते भी हैं कि हम लोग मटन को बहुत ही चाव से खाते हैं, या फिर चिकन को चाव से खाते हैं, मछली को खाते हैं, वो भी एक तरह का फ्लेश मांस है, लेकिन उसका डाइजेशन हमारे स्टोमक में हो जाता है। लेकिन स्टोमक जो कि ये भी मांस से बना हुआ होता है, इसका डाइजेशन हमारे बॉडी में नहीं होता है। इसके ऊपर रीज़न है क्योंकि ये जो
स्टोमक का जो दिखाई पड़ रहा है लेयर, इसको प्रोटेक्ट करके, इसको कवर्ड करके रखता है यही म्यूकस, और म्यूकस ही इसको प्रोटेक्शन दे करके रखता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में स्टोमक का डाइजेशन नहीं हो पाता, क्योंकि उसके ऊपर कोई एंजाइम्स एक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी में स्टोमक का डाइजेशन नहीं होता है, बल्कि जो हम लोग चिकन मटन खाते हैं उसका डाइजेशन हो जाता है। तो म्यूकस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होती है, इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। स्टोमक के इनर वाले लाइनिंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट कर रखता है, बचा करके रखता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे फूड जब डाइजेस्ट हो गया, जो शेष फूड मटेरियल बचते हैं वो यहाँ से मूव करेगा। तो बच्चे एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पे एक चीज़ हमको देखना होगा, कि एक चीज़ हमको यहाँ पे पुश करना होगा कि यहाँ पे क्या है, कि यहाँ से फूड जो है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो इसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ से जब ये फूड हो जाता है तो यहाँ से स्टोमक से ये फूड क्या होता है, मूव करता है। यहाँ से फूड मूव होगा, जो कि स्टोमक का जो ड्यूडेनम वाला पार्ट है वो सबसे पहले स्टोमक से इसको रिसीव करता है। तो एक चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे बच्चे कि एक यहाँ पे खास तरह का मसल्स पाया जाता है, जिसको बोला जाता है पाइलोरिक स्पिंक्चर मसल्स, इसको कहते हैं। ये पाइलोरिक स्पिंक्चर मसल्स क्या होता है, तो एक ऐसा स्पिंक्चर मसल्स है जो कि स्टोमक और ड्यूडेनम के पार्ट्स को सेपरेट करने का काम करता है, उसको अलग करने का काम करता है, और एक वाल्व की तरह होता है। स्टोमक से फूड जो जाता है, यही वाल्व ओपन होता है, और इस वाल्व से होकर के फूड यहाँ से क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही जाता है तो ये फूड तो एसिडिक ही रहता है, क्योंकि ये स्टोमक से आया है। तो इसके बाद फिर हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक के बीच में दो इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड पाए जाते हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है लीवर, दूसरे का नाम है पेनक्रियास। लीवर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जिससे बाइल जूस का सेक्रेशन होता है और बाइल सॉल्ट का सेक्रेशन होता है। अगर हम बात करते हैं बाइल जूस का, तो बाइल जूस जो कि लीवर में एक जंक्शन होता है, पॉइंट होता है, जिसको गॉल ब्लैडर करते हैं, वहाँ पे बाइल जूस का स्टोरेज होता है, और ये बाइल जूस का काम है फूड को एल्कलाइन बनाना, फूड को बेसिक बनाता है। ये बाइल सॉल्ट्स का काम क्या है कि बाइल सॉल्ट्स की अगर हम बात करते हैं कि जो भी फूड पार्टिकल्स हम लोग लेते हैं उसमें बड़े फैट्स के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, उस बड़े फैट्स के ग्रेन्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए इस बाइल सॉल्ट्स की अहम रोल होती है। बच्चे यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम लोग बाइल सॉल्ट्स कहते हैं, ये बाइल सॉल्ट्स होते क्या हैं, बाइल सॉल्ट, तो मैं बात करूँ कि बाइल सॉल्ट्स के बारे में अगर बात किया जाएगा तो हम बताएंगे कि दो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, एक सोडियम ट्यूरोकोहाइलेंट होता है और दूसरे को बोला जाता है सोडियम ग्लाइकोहाइलेंट। ये दो बाइल सॉल्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बाइल, लीवर से बाइल जूस सेक्रेट होता है, ये बाइल जूस जैसे ही यहाँ आता है तो ये फूड जो एसिडिक रहता है उसको एल्कलाइन बना देता है, बेसिक कर देता है, क्योंकि जब तक ये बेसिक नहीं बनेगा तब तक पेनक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम्स जो है इस फूड पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये पहला नंबर बाइल जूस है जो कि फूड को एल्कलाइन बनाता है, बेसिक बनाता है। बाइल साल्ट्स जो कि बड़े फैट्स के ग्रेन्यूल्स को इमल्सिफाइड कर देता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है छोटे पार्टिकल्स में। इसके बाद पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज की बात करते हैं, ये भी एक तरह का डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है जिससे पैंक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन होता है, और वो पैंक्रियाटिक जूस एक पैंक्रियाटिक डक्ट से होकर के आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे एंजाइम्स जो निकलते हैं, पैंक्रियाटिक जूस जो निकलता है वह पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाटिक एमाइलेज होता है। इसके बाद ट्रिप्सिन होते हैं और इसके बाद लाइपेज होता है। तो सबकी अलग अलग रोल होती है। अगर हम बात करते हैं पैंक्रियाटिक एमाइलेज का, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स दो स्टार्च का डाइजेशन नहीं हो पाता है माउथ में, उस स्टार्च का ब्रेकडाउन, उसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और हमने लिखा भी है कि साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन कहा जाता है। और इसके बाद यहाँ पे जो शेष प्रोटीन्स आते हैं उस प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है ट्रिप्सिन। और इसके बाद जो इमल्सिफाइड फैट्स थे, यानी कि जो बड़े फैट्स के ग्रेन्यूल्स छोटे फैट्स में ब्रेक डाउन हुए थे, उस फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है लाइपेज। और इस तरह से क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे फूड पार्टिकल्स का कंप्लीट डाइजेशन होता है,
और डाइजेस्ट जब हो जाते हैं तो इसके स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विली नाम का प्रोजेक्शन होता है। बच्चे यहाँ पे देखोगे कि इस तरह से ऐसे होता है विली नाम का प्रोजेक्शन, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं ऐसे। तो इसमें देखोगे कि बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया एक्सटेंड नहीं हो पाता है, लेकिन अगर इस तरह से देखोगे कि ये फिंगर की तरह से बना हुआ होता है तो आप देखोगे कि इसमें ज़्यादा मैक्सिमम एरिया होगा। इसमें क्या होता है कि ये विली सरफेस एरिया को एक्सटेंड कराता है, इसको बढ़ा देता है, और बढ़ाने के कारण में क्या होता है कि इसमें इसका जो एरिया है वह बढ़ जाता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये काम होता है विली का। दूसरी बात अगर करोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे इंटेस्टिनल ग्लैंड पाया जाता है, जिससे इंटेस्टिनल जूस निकलते हैं जो कि अलग अलग फॉर्म में होता है। लाइपेज की बात करेंगे तो कन्वर्ट करता है फैट्स को फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स है उसको अमीनो एसिड में करता है, और इस प्रकार से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका डाइजेशन होता है। लेकिन जो फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन हमारे बॉडी में नहीं हो पाता है वह फूड पार्टिकल्स फिर यहाँ से राउंड करता है और सीधे जाएगा कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। और अगर हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का तो बच्चे देखो कि थोड़ा सा हम डिटेल्स में आते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट्स है इसको कहा जाता है ट्रांसवर्स कॉलन। ये वाले पार्ट्स को हम ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं, जो कि क्या करता है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स में जो एसेंशियल रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा सब्सटेंस होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उस वेस्ट प्रोडक्ट को यहाँ से सेंड कर देता है, और इसके बाद यहाँ से सेंड करने के बाद वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वह सीधा जाकर के रेक्टम में स्टोर होता है। और इसके बाद मैं बता दूं कि रेक्टम से यहाँ पे आता है, रेक्टम से होते हुए एनस में, और एनस के पास एनल कैप पाया जाता है, जिसके पास यहाँ पे एनल स्पिंक्चर मसल्स होते हैं, और इस एनल स्पिंक्चर से होते हुए वह गंदगी बॉडी से बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोगों ने बात किया था इगेशन के बारे में, या फिर और सिंपली हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इस तरह से वेस्ट जो है हमारे बॉडी से बाहर निकलते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जिसको कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स? तो बच्चे ये सारे इंसान के बॉडी में होता है। हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर बहुत पहले, बहुत सालों पहले, मिलियंस ऑफ साल पहले हमारे बॉडी में क्या पाया जाता था कि ये जो था ये हमारे बॉडी में भी पाया जाता था, अभी भी हमारे बॉडी में पाया जाता है। क्योंकि पहले के हमारे जो पूर्वज थे वो कच्चे मांस को, कच्चे सब्जी ये सब को खाते थे। लेकिन ड्यू टू द इवोल्यूशन क्या होता है कि मैंने बताया भी था कि लंबे समय के बाद ड्यू टू द चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ टाइम क्या होता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंजिंग आता है, बदलाव आता है। तो वो अब क्या होगा कि इसका यूज़ हमारे बॉडी में ख़त्म हो गया। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन कहने का मतलब कि वैसा ऑर्गन्स जिसका हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं होता है, लेकिन इसका यूज़ किस में होता है? तो मैं बता दूं कि इस वेस्टिजियल ऑर्गन्स का यूज़ जो होता है ये रूमिनेंट्स एनिमल्स में होता है। यानी कि रूमिनेंट्स एनिमल्स कहते हैं जो जानवर चरते हैं, जैसे काउस, बफेलोस, डियर, गॉट, ये सब चरने वाले जानवर हैं। और उनमें क्या होता है कि उनमें ये सब पाया जाता है, क्योंकि उनमें क्या है कि ये अपेंडिक्स में, ये कैकम में, उनमें खास तरह की सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और वो सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया क्या करता है कि इसमें डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो इस तरह से